हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। देखिए, जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में मैथ्स के टीचिंग मेथड डिस्कस किए थे, वैसे ही आज इस सेशन में हम मैथ्स के टीचिंग मेथड के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। देखिए, जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ये आपकी सीटेट के PYQ सीरीज है जो स्टार्ट की है मैंने। एंड अगर आपको सीटेट पास करना है, अगर आपको इसी साल जो आपका एग्ज़ाम फिक्स है जुलाई 2023 में, अगर आप वो एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं सीटेट का, तो आपको PYQ करने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि PYQ अगर नहीं करते हैं आप, तो आपको एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे सीटेट के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि जैसे मैं अभी आपकी मैथ्स के टीचिंग मेथड और साइंस के टीचिंग मेथड करवा रही हूँ, ऐसे ही मैं आपके साइकोलॉजी के PYQ एंड आपके हिंदी टीचिंग मेथड, इंग्लिश टीचिंग मेथड सभी PYQ सोल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि NCF 2005 के अनुसार इन 4 उद्देश्यों में से कौन सा एक ऐसा उद्देश्य है जो NCF 2005 के अकॉर्डिंग नहीं है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गणित को छात्रों के दैनिक अनुभवों से संबंधित करना। तो देखिए, ये आपका NCF 2005 का उद्देश्य होता है। क्योंकि NCF 2005 यही कहता है कि गणित को बच्चों के दैनिक जीवन में ऐसा गणित होना चाहिए कि जो बच्चों के दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता हो। यानी कि अगर बच्चे प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखेंगे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को सीखेंगे, करके सीखेंगे, तो वो ज़्यादा उसके माइंड में ज़्यादा टाइम तक टिकी रहेगी। तो इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन 100% राइट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो उसके थॉट्स हैं, बच्चे के माइंड में जो थॉट्स चलते हैं उनका गणितीयकरण करना। गणितीयकरण यानी कि रटकर बच्चा गणित को ना सीखे, मतलब समझ के उस पर अपनी मतलब थिंकिंग डेवलप करके उस चीज़ को सीखे। तो ये भी आपका NCF 2005 का उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कलन विधि पर अत्यधिक बल देना। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका, अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में छात्रों को व्यस्त करना। यानी कि ये बात भी सही है कि बच्चों के सामने ऐसी अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करनी है कि जिससे बच्चा व्यस्त भी रहे और उसके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट भी ना आए। तो ये आपका ऑप्शन डी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कलन विधि का अत्यधिक प्रयोग करना। देखो, कलन विधि होती क्या है कि कलन विधि होती है आपकी कि स्टेप बाय स्टेप, या फिर शॉर्ट में कहूँ एल्गोरिथम, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप चलती है। और कलन विधि का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी लंबी होती है। कलन विधि इसलिए हम मतलब कलन विधि के प्रयोग पर अत्यधिक बल इसलिए नहीं दिया जा सकता कि क्योंकि ये काफ़ी लेंदी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कलन विधि पर अत्यधिक बल देना। ये इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा को दिए गए दृष्टांत का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। यानी कि आप इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग करके आप इसे नहीं समझा सकते, सॉरी इसे समझा सकते हैं। ऐसा कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है कि जिसका यूज करके आप इसे इजीली समझा सकते हैं। देखिए, ये वाला है, इसको आप किसके द्वारा इजीली समझा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बीजीय व्यंजक के द्वारा। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, बीजीय व्यंजकों में स्थिरांक मान के द्वारा। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, घनमूल के द्वारा। एंड आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, बीजीय समीकरण के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप इन चारों में से किसका यूज करके ये जो आपकी इक्वेशन गिवन है ये आप बच्चे को इजीली समझा सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बीजीय समीकरण का यूज करके हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए मतलब होता क्या है कि मतलब सीटेट पास करने के लिए एनसीईआरटी इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि आपको टीचिंग मेथड में भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन आपको लिखे हुए मिल जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग जरूरी होती है सीटेट पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक छठी कक्षा के छात्र से पूछा गया कि 1/5 और 1/4 में कौन सा भिन्न बड़ा है, तो छात्र हमेशा कहता है कि 1/5, यानी कि आप कक्षा में किसी भी छात्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं उसके सामने 1/5 एंड 1/4, एंड आप स्टूडेंट से क्या पूछ रहे हैं कि आप बताओ इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो छात्र कहता है कि जो आपकी 1/5 है वो भिन्न बड़ी है। अब छात्र ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जो वो देख रहा है संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या कौन सी बड़ी है। जैसे 5 और 4 का कंपेयर करें तो 5 है वो 4 से बड़ी है, वो कंपेरिजन करके ऐसा बता रहा है कि 1/5 आपकी बड़ी है। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भिन्न के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया दी गई परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि छात्र ऐसी गलती क्यों कर रहा है कि वो 1/5 को 1/4 से बड़ा बता रहा है। तो ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है कि छठी कक्षा के छात्र के लिए यह बहुत जल्दी होगा कि वह भिन्न की अवधारणा की समझ बना सके। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि यह भ्रांति हर का मान बड़ा होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि देखो इस ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है आपसे कि अंश बटे हर भिन्न क्या होती है, जो आपका ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कहा जाता है अंश, एंड जो नीचे होती है उसको कहा जाता है हर। तो अब भ्रांति क्या उत्पन्न हो रही है बच्चे के माइंड में, वो ऐसा मान रहा है कि अंश का ये हर का मान जैसा कि मैं बता रही थी कि हर का मान बड़ा है इसलिए 1/5 बड़ी भिन्न होगी। तो बच्चा ऐसा सोच रहा है, बच्चे के माइंड में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो चुकी है कि वो हर का मान बड़ा देखकर उसको बड़ा बता रहा है। थर्ड ऑप्शन देखिए कि छात्र ने अवधारणा को ठीक से याद नहीं किया। ये आपका ऑप्शन 100% रॉन्ग है क्योंकि याद करना एक नेगेटिव वर्ड है, और मैथ्स में कोई भी चीज, कोई भी आपका जो फॉर्मूला हो या कोई भी क्वेश्चन हो वो रट के नहीं सीखा जाता। देखिए नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है कि छात्र को पाठ्य पुस्तक से समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्या ये देखिए ये फिर भी मेरे को ठीक लग रहा है, अभी इसको होल्ड कीजिए। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है इसमें क्या बोल रहे हैं कि छठी कक्षा के छात्र के लिए यह बहुत जल्दी होगा कि वह भिन्न की अवधारणा को ना समझ सके। यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि छठी कक्षा तक आते आते बच्चे को भिन्न की अवधारणा अच्छे से समझ आ जाती है और वो भिन्न का क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने लग जाता है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा फर्स्ट, एंड आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी एंड आपका ऑप्शन डी। अब इनमें से आपको देखना है कि 100% सटीक आंसर कौन सा हो सकता है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि यह भ्रांति हर का मान बड़ा होने के कारण उत्पन्न होती है। या फिर लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है कि छात्र को पाठ्य पुस्तक से समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, समान प्रकार के सवालों का अगर मान लीजिए कि छात्र आपकी बुक में आपको 5 एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि आपकी बुक में मान लीजिए 5 एग्जाम्पल गिवन है और आप उन 5 एग्जाम्पल का अभ्यास करते रहेंगे तो आप उन 5 एग्जाम्पल का 100% सटीकता के साथ जवाब दे सकते हैं। बट अगर आपसे टीचर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे या उसमें आपकी जो डिजिट्स हैं वो चेंज कर दी जाए तो उस कंडीशन में बच्चा बिल्कुल करेक्ट जवाब नहीं दे पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि बच्चे के माइंड में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो चुकी है कि हर का मान बड़ा है इसलिए ये भिन्न बड़ी है। तो ये इसका बिल्कुल उपयुक्त, इसमें उपयुक्त आंसर पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक शिक्षक एक वर्ताकार कागज को छोटे छोटे त्रिज्य खंडों में काटता है। यानी कि कोई वर्ताकार कागज है
देखिए, यानी कि कोई वर्ताकार कागज है और उसको टीचर छोटे छोटे त्रिज्य खंडों में काट लेता है, यानी कि उसके छोटे छोटे त्रिज्य खंड बना लिए और उन्हें आयत बनाने के लिए संरेखित करता है, एंड फिर उनसे क्या बनाता है, आयत। यह एक गतिविधि है जो डैश व्युत्पन्न करने के तरीके को दर्शाती है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है आपको, वर्त की परिधि। सेकंड ऑप्शन आपको क्या गिवन है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र। थर्ड ऑप्शन आपको क्या गिवन है, वर्त का व्यास। एंड आपका लास्ट ऑप्शन क्या गिवन है, वर्त का आयत में रूपांतरण। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर क्या होगा आपका कि यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहता है, यानी कि मान लीजिए वो वर्त है और वो उसको छोटे छोटे त्रिज्य खंड में विभाजित कर रहा है। तो वो विभाजित क्यों कर रहा है, पहले बच्चे को बताएगा कि इसका एरिया क्या है, फिर उसके बाद बताएगा इस पार्ट का एरिया क्या है, फिर उसके बाद बताएगा कि इस पार्ट का एरिया क्या है। ऐसे ही आपको वो छोटे छोटे पार्ट में करके बताएगा कि इसका एरिया क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा आपका वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र। यानी कि जैसा कि मैं आपको समझा रही थी कि टीचर ने क्या किया है, वर्त को छोटे छोटे त्रिज्य खंडों में विभाजित कर लिया है। एंड छोटे छोटे त्रिज्य खंडों में वो विभाजित क्यों कर रहा है कि पहले अध्यापक बच्चे के माइंड में इसके बारे में, इस वर्त के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता है कि अगर मान लीजिए इस एरिया की बात करते हैं, इस त्रिज्य खंड की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इस छोटे से एरिया की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या रहने वाला है। इससे बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और वो उस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएगा। मतलब उसकी जो थिंकिंग है वर्त के एरिया निकालने के बारे में, वो पॉजिटिव थिंकिंग उसके माइंड में डेवलप होगी। तो इसलिए टीचर ऐसा कर रहा है कि वर्त को त्रिज्य खंडों में विभाजित कर रहा है और फिर उसको एरिया यानी कि उसका ये क्षेत्रफल का सूत्र निकालना समझा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संसाधन गणित शिक्षा शास्त्र में सबसे न्यूनतम योगदान देने वाला माना जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा कि सबसे न्यूनतम पूछा गया है, सबसे उपयुक्त या सबसे अधिकतम नहीं, सबसे न्यूनतम पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कहानियों और किस्से जिनमें संख्यात्मक पहेलियां सम्मिलित हो, ये भी मेरे को ठीक लगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी में क्या है, गणना और परिकलन का पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान। ऑप्शन बी क्या है कि गणना और परिकलन का पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है कि शिल्प उपकरण जिनमें आकृतियों और सारणियों के प्रतिमान सम्मिलित हों, यानी कि आपको इमेज दिखाई जाती हैं, आपको टेबल दिखाई जाते हैं, टेबल की फॉर्म में आपको वो चीज़ें समझाई जाती हैं, आपके सामने प्रतिमान यानी कि मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे उपकरण मतलब जो आपको फिजिकली आप उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों को अनुभव कर सकें, उनको टच कर सकें, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है आपका ऑप्शन सी। एंड लास्ट अगर बात करते हैं तो रट कर याद करने की विधियां या तकनीकें। देखिए एनसीएफ 2005 आप ध्यान रख लीजिएगा, एनसीएफ 2005 से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और एनसीएफ 2005 किसका विरोधी है, रट कर याद करने की विधियां या तकनीकें, यानी कि रटने पर बल नहीं देता, रटने का विरोधी है एनसीएफ 2005। ध्यान रख लीजिएगा, एनसीएफ 2005 से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे न्यूनतम पूछा है तो सबसे न्यूनतम इसका ऑप्शन डी ही आंसर होगा बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। रटकर याद करने की विधियों को बढ़ावा नहीं देता है एनसीएफ 2005। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपके सीटेट के पीवाईक्यू या फिर या तो साइकोलॉजी के लेके आऊँगी या फिर मैथ्स के टीचिंग मेथड या फिर साइंस के टीचिंग मेथड ही लेके आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो आपकी सीरीज है पीवाईक्यू की, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट पास करने के लिए। क्योंकि देखिए
आप जो इस साल सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिक्स नहीं है कि इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हो सकता है मे भी आपकी दिसंबर में शायद सीटेट में नेगेटिव मार्किंग हो जाए, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबे टाइम से ये बातें चल रही हैं कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होगी, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ऐसे ही जैसे आपका अभी सीटेट ऑनलाइन होने लगा, पीछे काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा में था कि आपका सीटेट ऑनलाइन होगा, आपका पेपर ऑनलाइन होगा, बट वो हुआ काफ़ी सालों बाद। तो ऐसे ही आपके नेगेटिव मार्किंग पे भी डिस्कशन होता रहता है कि आपकी सीटेट में नेगेटिव, तो आप इसी साल इसी टाइम जुलाई में अपना सीटेट पास कीजिए ना। तो आपको सीटेट पास करने के लिए आपको सीटेट के PYQ करने काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि PYQ के बिना आप समझ नहीं पाएंगे कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप देखो, थ्योरी आप अच्छे से कर लेते हैं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है सीटेट का, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 2 मंथ, तो काफ़ी टाइम होता है 2 मंथ में, तो आप इजीली मतलब 100+ स्कोर कर सकते हैं। 2 मंथ तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, 2 मंथ में आप इजीली 100+ स्कोर कर लेंगे। बट होता क्या है कि आप उस चीज़ को समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।